हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न विद डॉक्टर अमरेश में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो जो हमारी पहले वीडियो थी उसमें हमने इस चैनल के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की और मैंने अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दिया था। और आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जो अगली जो वीडियो होगी हमारी उसमें हम इंग्लिश क्लासेस शुरू करेंगे और हमारी पहली क्लास जो होगी उसमें हम सेंटेंस को डिफाइन करेंगे, सेंटेंस के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। सेंटेंसेस को क्लासीफाई करेंगे अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से और फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे, शब्द भेद जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पहली क्लास। तो सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में बात करते हैं कि सेंटेंस है क्या। फ्रेंड्स, जब हम कोई वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें शब्दों को लेते हैं, कई सारे शब्दों को लेते हैं, उसको ग्रुप में एक अरेंज करते हैं, समूह में रखते हैं, उससे वाक्य बनता है। तो वाक्य जो होता है, जो एक सेंटेंस जो होता है, उसमें पहली बात जो होगी कि वो शब्दों का समूह होता है। और दूसरा जो पक्ष है एक सेंटेंस का, दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है कि वो एक कंप्लीट मीनिंग भी उसका होना चाहिए, एक पूर्ण अर्थ होना चाहिए, पूर्ण भाव होना चाहिए। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव या पूर्ण अर्थ को व्यक्त करे उसको सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस को हमने डिफाइन कर लिया। अब सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, सेंटेंस को क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो सेंटेंस को दो क्राइटेरिया के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन होता है क्लासिफिकेशन 1, जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अनुसार वाक्य जो सेंटेंस जो होता है वो सेंटेंसेस जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं। पहला जो टाइप होता है उसको डिक्लेरेटिव या असर्टिव बोलते हैं। असर्टिव बोलते हैं। डिक्लेरेटिव का मतलब जो हिंदी अर्थ होता है विवरणात्मक, जो विवरण दे, जो कुछ किसी सब्जेक्ट के बारे में, या सब्जेक्ट का अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कुछ विवरण दे, उसको डिक्लेरेटिव बोलते हैं। या इसको असर्टिव भी बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव का हिंदी होता है निश्चयात्मक, जो एक निश्चित सूचना दे, जो एक निश्चित सूचना कन्वे करे, उसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसको विवरणात्मक हिंदी में, और असर्टिव को निश्चयात्मक बोलेंगे, निश्चयात्मक वाक्य। तो ये एक ऐसे वाक्य जो होते हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, वो एक विवरण देते हैं, एक निश्चित सूचना देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं कि रवि इज माई ब्रदर। तो यहाँ रवि इज माई ब्रदर, रवि मेरा भाई है। तो रवि एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में कुछ विवरण दिया गया है, इसके बारे में कुछ निश्चित सूचना दी गई है, तो इसको डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। इसको डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। तो इसका एक और उदाहरण देखते हैं। श्याम इज नॉट माई फैमिली मेंबर।
श्याम मेरे परिवार का सदस्य नहीं है। यह भी श्याम के बारे में एक विवरण दिया गया, श्याम के बारे में एक निश्चित सूचना दी गई, तो ये डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस हुआ। अब जो दूसरा प्रकार है, ये पहला क्लासिफिकेशन 1 के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो ये पहला प्रकार हो गया। अब दूसरा जो प्रकार है वो है इंट्रोगेटिव। दूसरा जो प्रकार है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्न सूचक वाक्य बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इस तरह के वाक्यों में सिंपल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। We simply in such sentences we simply ask a question. That's it. For example, where do you live? Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? सिंपल एक प्रश्न पूछा गया। अब जो तीसरा प्रकार है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब इसमें 3 तरह की स्थिति होती है। इस तरह के वाक्यों में 3 तरह की स्थिति होती है। पहला होता है कि आज्ञा दिया जाता है, इसमें आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। दूसरा जो होता है प्रार्थना सूचक होते हैं, अनुरोध किया जाता है, प्रार्थना किया जाता है। और तीसरा विनय सूचक होता है, पोलाइटनेस, विनम्रता या विनय पूर्वक कुछ कहा जाता है। तो इसमें 3 सिचुएशन होते हैं। पहला जो होता है वो होता है ऑर्डर, जिसको आज्ञा हिंदी में बोलेंगे। दूसरा जो होता है वो होता है रिक्वेस्ट। अनुरोध किया जाए या प्रार्थना की जाए, अनुरोध या प्रार्थना की जाए, अनुरोध या प्रार्थना की जाए। और तीसरा जो है वो है पोलाइटनेस, विनय। पोलाइटनेस, विनम्रता पूर्वक कुछ कहा जाए। तो इन तीनों जो स्थितियां हैं, ये तीनों जो सिचुएशंस हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो पहली जो स्थिति है, पहला जो सिचुएशन है वो ऑर्डर है। जैसे बी क्वाइट, चुप हो जा। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? चुप हो जा, चाहे चुप हो जाइए। किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, चुप हो जा। ये पहला सिचुएशन है। और दूसरा जो है वो है रिक्वेस्ट का, कि हैव मर्सी अपॉन अस। इसको हिंदी में बोलेंगे हैव मर्सी अपॉन, हम पर दया कीजिए, दया कीजिए। किसी से अनुरोध किया जा रहा है, किसी से प्रार्थना की जा रही है कि हम पे दया कीजिए। और तीसरा जो कैटेगरी है पोलाइटनेस, विनम्रता पूर्वक किसी को कुछ कहा जाए। जैसे प्लीज बी सीटेड, कृपया बैठ जाइए। प्लीज बी सीटेड, कृपया बैठ जाइए। तो नम्रता पूर्वक किसी से कुछ अनुरोध किया जा रहा है, तो ये हुआ पोलाइटनेस, विनय। प्लीज बी सीटेड। तो हमने देखा इंपेरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स। अब जो चौथा जो प्रकार है, चौथा जो काइंड है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।
सेंटेंस। चौथा जो है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। विस्मय सूचक वाक्य हिंदी में इसको कह सकते हैं। विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय मतलब एक विस्मय का मतलब हिंदी में आप लोग समझते हैं। विस्मय किसी सिचुएशन, किसी दृश्य को देख करके या कुछ सुन करके मन में जो सडन इमोशन जो उत्पन्न होता है, सडन अचानक जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उसको जब एक्सप्रेस करते हैं तो इस वाक्य का यूज करते हैं। जैसे अभी ठंड का मौसम है तो बोल सकते हैं हाउ कोल्ड द डे इज। कितना ठंडा दिन है, 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 कितना ठंडा दिन है। एक इमोशन, एक सडन इमोशन बर्स्ट हो रहा है। A sudden emotion is bursting in our mind when we feel the coldness of the day. So here we see how cold the day is. कितना ठंडा दिन है। या एक और एग्जांपल देखें, व्हाट अ शेम। व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। कितने लज्जा की बात है, कितने शर्म की बात है। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है, कितना शर्मनाक है, कितने शर्म की बात है, चाहे कितना शर्मनाक है, चाहे इसको कितना शर्मनाक है बोल सकते हैं। कितना शर्मनाक, कुछ ऐसा जो स्टेटमेंट जो दे रहा है, जो बात कर रहा है, वो उसने कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा सिचुएशन देखा, ऐसा सीन देखा, ऐसा कुछ देख सुन लिया जिससे उसके मन में अचानक एक भाव उत्पन्न हुआ, घृणा का भाव। एक तरह का घृणा का भाव बोल सकते हैं कि वो बोल रहा है कितना, व्हाट अ शेम, कितना शर्मनाक है ये। तो हमने देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो होता है जनरली कैसा भाव उत्पन्न हो सकता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक भाव उत्पन्न हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल, जो साइकोलॉजी में के हिसाब से तो बहुत सारे इमोशंस के बहुत सारे काइंड है, उतना हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जनरली ये जॉय, ग्रीफ, हेट या फियर, शॉक इत्यादि, मतलब खुशी, दुख, घृणा, हैट्रेड इसको बोल ले, हैट्रेड, घृणा, डर, हैरानी या सदमा, इस तरह के इमोशंस उत्पन्न हो सकते हैं। तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को यूज में लाते हैं। तो अब हमने, ये हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन मैंने पूर्व में कहा था कि सेंटेंसेस को जो है दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन था उसमें उसके हिसाब से हमने चारों प्रकार देख लिया। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, जो आगे चल के आप जब टेंस पढ़ेंगे तो उसमें काम आने वाला है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से भी वाक्य जो है वो चार तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब हिंदी में इसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। सकारात्मक वाक्य।
इसमें एक सकारात्मक बात कही जाती है, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है, इसमें निषेधात्मक या प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, कोई नकारात्मक बात या कोई प्रश्नवाचक बात नहीं होता, सीधा एक सिंपल सकारात्मक स्टेटमेंट होता है। जैसे राम इज अ क्लेवर बॉय, क्लेवर बॉय, राम एक चालाक लड़का है। इसमें एक सकारात्मक स्टेटमेंट है, सकारात्मक कथन है, तो ये सकारात्मक वाक्य है। दूसरा जो होता है वो होता है निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसको नकारात्मक वाक्य हिंदी में बोलते हैं, इसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम नहीं पढ़ता है, तो राम डजंट रीड, इसमें डजंट यानी डज नॉट का प्रयोग, नॉट का प्रयोग हुआ है, तो ये नकारात्मक वाक्य हो गया। अब जो तीसरा वाक्य है, अब तीसरा जो वाक्य है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पहले क्लासिफिकेशन में भी देखा था, वही चीज है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें बताने की जरूरत है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, इसमें सिंपल प्रश्न पूछा जाता है, इसमें कोई, इसमें निगेटिव मतलब इसमें नहीं का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, इसमें सीधा प्रश्न होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें जो है नहीं का प्रयोग नहीं होता है, मतलब सीधा, जैसे व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन तब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। नॉट का, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मतलब प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं का प्रयोग भी हो, तो उसका एक अलग कैटेगरी है, अगला कैटेगरी, उसको बोलते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब ये इसमें ऐसी बात, इसका एग्जांपल देखें कि डज ही नॉट वॉक इन द मॉर्निंग, डज ही नॉट वॉक इन द मॉर्निंग, इसमें इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्या वह सुबह में नहीं टहलता है, क्या वह सुबह में नहीं टहलता है। तो इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है, क्या, और नहीं का भी प्रयोग किया जा रहा है, दोनों प्रश्न भी पूछा जाए और नॉट का भी प्रयोग किया जाए, तो उसको निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ये चारों जो काइंड हो गए दूसरा क्लासिफिकेशन का। इसमें हमने 4 तरह के वाक्य देखे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव, 4 हमने कैटेगरी देखा। तो अब हमने सेंटेंस को डिफाइन किया, फिर उसके बाद सेंटेंस को क्लासिफाई किया, उसके डिफरेंट जो काइंड्स है उसके बारे में बात की। अब हम लोग सेंटेंस के कंपोनेंट्स की बात करेंगे। सेंटेंस के कितने कंपोनेंट होते हैं, कितने घटक होते हैं। तो सेंटेंस जो होता है, जब हम फ्रेंड जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो हम 2 काम करते हैं। जब हम कोई वाक्य, कोई भी एक वाक्य, सिंपल वाक्य जब बनाते हैं तो 2 काम करते हैं। तो पहला जो काम होता है वो होता है कि हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ किसी व्यक्ति या वस्तु, कोई भी पर्सन या कोई भी प्लेस या कोई भी ऑब्जेक्ट का उल्लेख करते हैं, उसका नाम लेते हैं। पहला काम जो क्या करते हैं कि हम लोग किसी पर्सन ऑब्जेक्ट
एनिमल एटसेट्रा वगैरह को मेंशन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उसको मेंशन करते हैं, उसका उल्लेख करते हैं। और जो दूसरा जो काम करते हैं वो है कि वो जिस पर्सन, ऑब्जेक्ट या एनिमल या प्लेस के बारे का जो हमने उल्लेख किया, नाम लिया, उसके विषय में कुछ कहते हैं। तो पहला जो काम करते हैं वो होते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का हम नाम लेते हैं, उसका उल्लेख करते हैं। और दूसरा काम जो करते हैं वो क्या करते हैं कि वो उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कुछ बात करते हैं। यही दो काम करते हैं हम लोग। टॉक अबाउट, वी टॉक अबाउट पर्सन, प्लेस एक्सेट्रा। तो ये दो काम करते हैं। तो पहला जो काम हम करते हैं, जिस पर्सन, ऑब्जेक्ट, एनिमल या प्लेस के का उल्लेख जो करते हैं जिसका, उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट, जिसका हम लोग उल्लेख करते हैं, जिसका नाम लेते हैं, जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान का, उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। इसको उद्देश्य हिंदी में या कर्ता बोलते हैं। उद्देश्य या कर्ता सब्जेक्ट बोलते हैं। और जो बात हम लोग, और उस सब्जेक्ट के बारे में जो बातें करते हैं, जो एक्स्ट्रा जो ऐड करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बात करते हैं, उस बात को हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, इसको हिंदी में विधेय बोलते हैं। विधेय। तो सब्जेक्ट, तो कोई भी सेंटेंस हुआ उसके दो कंपोनेंट हो गया। पहला सब्जेक्ट, जिसके बाद जिसका हम नाम लेते हैं, जिसका हम उल्लेख करते हैं। और दूसरा जो कंपोनेंट होता है प्रेडिकेट, जो बात हम लोग सब्जेक्ट के बारे में, जिसका हम उल्लेख किए, उसके विषय में जो भी बात कहते हैं उसको विधेय बोलते हैं। जैसे इसको उदाहरण से समझें हम लोग, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे इसको क्या करते हैं कि रवि वर्क्स हार्ड। रवि कठिन परिश्रम करता है, रवि कठिन मेहनत करता है, रवि मेहनत करता है, सीधे इसको ऐसे समझे। तो इसमें रवि एक पर्सन है जिसका हमने उल्लेख किया, कोई एक पर्सन था जिसका नाम रवि है, जिसका हमने उल्लेख किया, तो ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है। और इस रवि के बारे में हमने कहा कि रवि वर्क्स हार्ड, तो रवि मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है। तो ये बात जो हमने कह दिया रवि के बारे में, ये हो गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस एग्जांपल से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या अंतर है। तो सेंटेंस के दो कंपोनेंट होते हैं। अब जो अगली बात जो सेंटेंस के बारे में है कि सेंटेंस जो होता है, एक और बात जान लेना जरूरी है। सेंटेंस में जो होता है दो उसके सेगमेंट होते हैं। सेंटेंस में उसके दो सेगमेंट, देयर आर टू सेगमेंट्स इन अ सेंटेंस। एक को फ्रेज बोलते हैं, एक को बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं क्लॉज। क्लॉज।
फ्रेज और क्लॉज, इसको वाक्यांश बोलते हैं, वाक्य का अंश, वाक्यांश माने फ्रेज, क्लॉज माने उपवाक्य, उपवाक्य माने वाक्य का छोटा रूप, वाक्य ही है लेकिन एक छोटा रूप है। तो फ्रेज और उपवाक्य, अब इसको फ्रेज को और क्लॉज को एग्जांपल से कैसे समझेंगे वो देखते हैं। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं कि he has a chain of gold, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं he has a chain which is made of gold, made of gold, he has a chain of gold, और उसको उसी वाक्य को दूसरी तरह से कह रहे हैं he has a chain which is made of gold। तो ये जो इस वाक्य में ऑफ गोल्ड जो है, ऑफ गोल्ड पर विचार करें, ऑफ गोल्ड, ऑफ गोल्ड जो है वो क्या है, वो एक अर्थ तो है, मतलब ये गोल्ड, ऑफ और गोल्ड को जो है वो अलग अलग हम मतलब ऑफ का भी अर्थ निकाल सकते हैं, गोल्ड का भी अर्थ निकाल सकते हैं, एक अर्थ तो इसका अलग अलग हो जाएगा दोनों वर्ड्स का, लेकिन एक जो है सो मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, पूर्ण अर्थ नहीं देता है, जैसा कि एक वाक्य से मिलता है। अगर ऑफ गोल्ड को खाली बोल दिया जाए तो ऑफ गोल्ड, सोने का हिंदी में, तो सोने का ये तो कोई मीनिंगफुल कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ, तो ये इसको फ्रेज बोलेंगे, वाक्यांश, फ्रेज वाक्यांश ऑफ गोल्ड को, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब दोनों, सब्जेक्ट वर्ब यूनिट जो होता है एक सेंटेंस में, सब्जेक्ट और वर्ब जो होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। जनरली एक सेंटेंस में क्या होना चाहिए, कम से कम सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होना ही चाहिए, क्रिया, ऑब्जेक्ट ना भी हो तो काम चलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन इसमें जो है ऑफ गोल्ड बोल रहे हैं तो इसका एक निश्चित अर्थ, एक वाक्य में का एक जो अर्थ होता है उस तरह से नहीं निकल रहा है, तो इसको फ्रेज बोलते हैं, तो इसको वाक्यांश बोलते हैं। और दूसरा जो है ये ही हैज ए चेन, यहां तक ये भी था, यहां तक ये भी था। अब विच इज मेड ऑफ गोल्ड पर फोकस करते हैं, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने का बना है। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर इसको सेपरेट भी कर दिया जाए इस वाक्य से इसको जो है वो अलग कर दिया जाए, इस सेक्शन को, इस पोर्शन को, इस सेगमेंट को, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, तो इसका तब भी इसका एक निश्चित अर्थ निकलेगा। विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने का बना है, ये एक अर्थ दे रहा है, वाक्य की तरह एक अर्थ दे रहा है। इसमें सब्जेक्ट, इसमें विच जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इज जो है सो वर्ब है, और गोल्ड जो है सो ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो है वो एक पैटर्न पूरा हो रहा है, तो एक निश्चित अर्थ दे रहा है विच इज मेड ऑफ गोल्ड, इसलिए इसको क्लॉज या उपवाक्य बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लॉज और इसको फ्रेज। तो आई होप कि आप लोग फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमने अब तक इस क्लास में अब तक देखा कि सेंटेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद सेंटेंस का जो क्लासिफिकेशन है उसको दो तरह से क्लासिफाई किया हमने, सबके अलग अलग काइंड्स देखे, उनके एग्जांपल्स को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने सेंटेंस के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी बात की, फ्रेज को डिफाइन किया, क्लॉज को डिफाइन किया, एग्जांपल्स के साथ उनको समझा। तो अब जो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सेंटेंस को का जो सेक्शन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन में आएंगे, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का,
सारे जो काइंड्स हैं उसके, पार्ट्स ऑफ स्पीच के, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब एटसेट्रा, उसको संक्षेप में एक जो है एक एक करके हम लोग देखेंगे। वो जो उनका डिटेल जो एनालिसिस होगा वो बाद के क्लासेज में होगा, वो टॉपिक वाइज होगा, वो जरूरत के हिसाब से हम लोग करते रहेंगे। तो अभी जो है अभी के लिए हम लोग इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है वो शॉर्ट में समझते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद, शब्द भेद इसको हिंदी में बोलते हैं। फ्रेंड्स, जो किसी भी वाक्य में शब्दों को उनके प्रयोग के आधार पर, उनके एप्लीकेशन के आधार पर, उनके यूज के आधार पर अलग अलग भागों या वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो वो जो हम विभाजित करते हैं उनको, उनके प्रयोगों के आधार पर जो शब्दों को जो है उनको जो हम विभाजित करते हैं अलग अलग भागों में, अलग अलग प्रकारों में, उन्हीं प्रकारों को और भागों को शब्द भेद कहा जाता है। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को हम अलग अलग भागों में या वर्गों में विभाजित करते हैं और उन्हीं भागों और वर्गों को पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद बोलते हैं। तो शब्द भेद जो होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो हम देखते हैं, पहला होता है नाउन, हिंदी में इसको संज्ञा बोलते हैं, नाउन संज्ञा बोलते हैं। नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा करते हैं। किसी भी व्यक्ति, पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, के नाम को संज्ञा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें,